हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आज से हम लोग जीएस का जो है सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला जो रहेगा टॉपिक हमारा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहेगा। इसके क्वेश्चन जो हैं आपको यूपी ट्रिपल एससी, पेट, वीडियो, लेखपाल, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस हर जगह में आपको काम देंगे। आपका सिलेक्शन एक कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अर्थव्यवस्था के, क्योंकि यूपीएससी जो है उसके तो आधे से अधिक क्वेश्चन जो है इसी पे डिपेंड रहते हैं। अर्थव्यवस्था अगर आप अच्छे से तैयार कर लें, उसके विभिन्न आयाम को समझ लिए, तो आप 40 से 50% क्वेश्चन जो है उसके टच कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली देखेंगे फैक्ट्स, जो मतलब क्वेश्चन या तो यहाँ से पूछे गए हैं या तो भविष्य में पूछे जाने की इनकी संभावना रहती है। ठीक है, तो पहला जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयाम हैं, तो इसमें हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए जहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है। तो सबसे पहले है किताबें जो लिखी गई हैं हमारे जो पिछले विद्वान रहे हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, जैसे दादा भाई नेहरूजी रहे हैं, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कब लिखी गई है? 1901 में। फैक्ट या जब जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मतलब सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे 1901 वाला ही क्वेश्चन अभी रिसेंट में यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2019-20 में, कि इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था। लोगों ने ध्यान नहीं दिया आते हुए क्वेश्चन इसमें, अगर एक बार ध्यान दिए होते तो ये मतलब याद रहता, लेकिन गलत कर दिए तो अपना गलत हो गया उनका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दादा भाई नेहरूजी का कौन सी पुस्तक है इनकी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब लॉन्च हुई थी? 1901 में, याद रखिएगा। इसमें उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था और पहली बार राष्ट्रीय आय की परिकल्पना भी इसी में की गई थी। अभी ये जो राष्ट्रीय आय की परिकल्पना वाला क्वेश्चन है ये आपका बिहार पीसीएस में बिहार के किस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दादा भाई नेहरूजी की पहली पुस्तक कौन सी है? तो अन ब्रिटिश रूल पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। कब लॉन्च हुई थी? 1901 में दिया था। और राष्ट्रीय आय का परिकलन भी सबसे पहले इन्होंने किया था। पहला, यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। दूसरा क्या बनता है? एक और पुस्तक है राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, ये आपको रट लेना है। एक और पुस्तक है पावेल नाम है उनका, आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उनकी पुस्तक का नाम है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 3-4 किताबें हैं जहाँ से हमें जो वो है उसके बारे में पता चलता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में कई बार, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय का परिकलन है उसके सबसे अधिक मान्य किसका है? मतलब कौन ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनका जो राष्ट्रीय आय का परिकलन किया था सबसे ज़्यादा मान्य? तो डॉक्टर VKRV राव, डॉक्टर VKRV राव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट्स बन गए। ठीक है, उसके बाद अब जैसे पहले क्या होता था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जब यहाँ पे उनका अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, हम एक सामान दिए उसके बदले में दूसरा सामान ले लिए। गाँव वगैरह मतलब जहाँ पे भी था यही प्रणाली लागू थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए उसके बाद उन लोगों ने भूमि पे जो है अपना शासन स्थापित कर लिया। प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ, तो उनका एक जो है वहाँ पे मतलब अच्छा खासा दबदबा स्थापित हो गया। तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया? भू राजस्व जितना था उस पर अपना कब्जा स्थापित करना चालू किया। तो जो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेहरूजी ने दिया था वो इसी से रिलेटेड है। पहले क्या होता था कि हम लोग एक सामान लेके गए उसके बदले दूसरा सामान लेके चले आए। अंग्रेज़ भी क्या करते थे, आए वहाँ से विदेश से सोना चांदी लेके आए, यहाँ से काली मिर्च मसाले जो भी उनको ले जाना था लेके जाते थे। लेकिन जब उनका भू राजस्व पे अपना नियंत्रण हो गया तो उन्होंने क्या किया, यहीं के पैसे से और जो भू राजस्व पैसा पाया उसी से यहाँ को सामान खरीदा और वो सामान कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। यहाँ इंडिया वालों को उसको कुछ मिला नहीं। इसी को दादा भाई नेहरूजी ने धन निष्कासन कर दिया। और भी चीज़ें थी, जैसे उसमें जो जितने भी उनके प्रशासनिक हुए थे इंडिया से रिलेटेड, वो सब भारत से ही भारत के खर्चे पे ही किए जाते थे। ये हम लोग जो आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन मोटा मोटी आप इसको समझिएगा कि धन निष्कासन से ये मतलब है कि हमें कुछ नहीं मिला और हमारे पैसे से उन्होंने सब चीज़ें अपनी उपभोग की, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। तो दैट इज़ मतलब उनका धन निष्कासन का सिद्धांत था। ठीक है, उसके बाद और इसमें फैक्ट्स कौन कौन से आते हैं कि हमारे उद्योग पहले कौन कौन से स्थापित हुए। तो पहले सबसे पहला उद्योग कौन सा था? फोर्ट ब्लास्टर, कोलकाता में वस्त्र उद्योग। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने बेसिक नीड्स दानी क्या है, तो रोटी कपड़ा और मकान ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहले कपड़ा हमें ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले हमारा जो उद्योग था फोर्ट ग्लास्टर में बना था 1818 में। ये फेल हो गया था। उसके बाद जो ढेबर ने बनाया था मुंबई में वो था 1854 में, पहली जो मिल बनाई थी कपड़ा की। उसके बाद क्या आता है, अगर जब हमने कपड़ा पहन लिया थोड़ा सा शिक्षा चाहिए, तो उसके बाद आता है कागज़ की ज़रूरत है। तो दूसरा जो है याद करने का तरीका है, हर एक चीज़ को आप रिलेट करेंगे तो ही याद कर पाएंगे।
तो दूसरा आपका क्या है, कागज़ मिल की स्थापना सबसे पहले कब हुई, तो वो कहाँ पे हुई, पश्चिम बंगाल श्रीरामपुर में। ये आपके 1830 उसके आसपास हुई थी, शायद 1832 सन। आप लोग एक बार अपना कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जैसे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई थी, कुल्टी, पश्चिम बंगाल, 1870 में हुई थी। फिर आपका आता है ऊन उद्योग, उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो 1876 कानपुर में हुई थी। जूट उद्योग ये आपका आता है 1854 में, ये भी आता है रिसरा, पश्चिम बंगाल में हुई थी। और उस समय ये क्वेश्चन अब कई बार पूछता है कि उस समय वो गवर्नर जनरल कौन थे, तो जॉर्ज ऑकलैंड जो थे उस समय के गवर्नर जनरल थे। चीनी उद्योग कई बार पूछता है, तो ये बेतिया बिहार में था, ठीक है। और सीमेंट उद्योग कई बार पूछता है, सीमेंट उद्योग पहला उद्योग आपका चेन्नई में था। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्युमिनियम उद्योग कई बार पूछ चुका है, तो सबसे पहले ये सब सारे जो मैं नाम बता रहा हूँ ये कहाँ कहाँ है वो है। तो एल्युमिनियम उद्योग कहाँ हो गया, जेके नगर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या आता है आपका कपड़ा, 1818 में, फोर्ट ब्लास्टर कोलकाता में। फिर आता है आपका कागज़, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में, 1830 उसके आसपास है, सन मुझे एग्जैक्ट यहाँ पर याद आ पा रहा है। फिर आपका वो जूट उद्योग है वो 1854 में, रिसरा पश्चिम बंगाल में। फिर आपका चीनी उद्योग है, ये बेतिया बिहार में है। फिर आपका आता है लौह इस्पात उद्योग कुल्टी, आपका यहाँ पश्चिम बंगाल में है। ऊन उद्योग कानपुर में है। और आपका जो ये एल्युमिनियम उद्योग जेके नगर में है। तो ये 7-8 उद्योग हैं जो पूछता है कि पहला ये कब स्थापित हुए थे, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अपना सन एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। मैं अब अगला क्वेश्चन का आता है कि जो भूमि व्यवस्था जब अंग्रेज़ों ने आए तो उन्होंने जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसको नियंत्रण करना चालू किया। तो वो चाहते थे कि इससे उनको बहुत प्रशासनिक बोझ पड़ता था, तो वो चाहते थे कोई एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे उनको रेगुलर जो है वो पैसा मिलता रहे और उन पर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लाया, स्थायी बंदोबस्त जो था, और उससे पहले मतलब अलग अलग जगहों पे लाया था। 3 प्रकार के उन्होंने भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लाई थी। एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई थी, महालवाड़ी लाई थी और रैयतवाड़ी लाई थी। इसके बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछता क्या क्या है, 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक तो सबसे पहले लाया किसने इसको, कहाँ कहाँ लागू किया, कितने % भूमि पे लागू किया और क्या इसके अंतर्गत विशेषताएं थी, मतलब कितना पैसा लिया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ये कहाँ लागू किया गया था आपका, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा। वहाँ लागू करने का कारण क्या था, एक तो पहले से यहाँ पे उत्तर भारत जो क्षेत्र था, जमींदारी व्यवस्था पहले से लोग इससे वाकिफ़ थे, तो इस वजह से इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे। इसमें क्या किया गया था, इसकी विशेषता क्या थी कि जो जमींदार रहते थे उनको ही भू राजस्व वसूलने का काम दे दिया कि भैया लो तुम अपना भू राजस्व वसूल लो और हमको उसका एक भाग दे देना और कुछ भाग अपने पास रखना, कुछ भाग हमें रख देना। इससे उनके पास एक लॉयल जो था उनका एक मतलब उनकी आज्ञा पालक टाइप में एक वर्ग तैयार हो गया, जो जिसका बहुत बड़ा हेल्प हुआ था किसमें, 1857 की जब क्रांति थी तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प किया था अंग्रेज़ों को। तो ये उनका मेन मोटो था कि कम से कम एक जो है उनका लॉयल लोग यहाँ पे भारत में उनको चाहिए थे, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को भी इसलिए भी लागू किया था। तो इसमें और इसकी विशेषता क्या थी, ये 1793 में लागू की गई थी। भारत के 19% भूमि पे लागू थी। इसमें क्या था, 10/11 भाग सरकार को देना रहता था, 1/11 भाग इनको जमींदार खुद रखते थे। इसमें एक और था कि सूर्यास्त कानून था, वो जमींदारों के विरोध में था कि अगर सूर्यास्त से पहले आप भैया ला के नहीं दोगे पैसा तो आपकी जमींदारी जो है वो चली जाएगी और कोई और ले लेगा, ठीक है। वो जमींदारी उनकी नीलाम हो जाती थी। तो इस वजह से तो इसमें 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कहाँ कहाँ लागू थी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा लागू थी। कितने % भूमि पे लागू थी, तो 19% भूमि पे लागू थी। दूसरा चीज़, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो क्या थी, तो 10/11 खुद रखना रहता था और 10/11 भाग सरकार को देना रहता था और 1/11 भाग जो है खुद रखते थे। लेकिन और ये जो है इसमें लगान निश्चित कर दिया गया था। उनको लगता था कि लगान निश्चित कर देंगे तो जो भ्रष्टाचार वगैरह इसमें होता रहता है वो नहीं होगा, लेकिन लगान निर्धारण की जो दर थी वो जमींदारों पे ही छोड़ दी गई थी। तो अपने हिसाब से ऊँची लगान वो लेते थे, वो शोषण करते थे। ये सब कहने की बातें थी, कुछ उसमें होता नहीं था। मेन काम इनका था शोषण करना, किसानों का कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सब तो मान लीजिए कि कहानी वाली बातें हो गई। मेन आपको इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसमें जो है कितने % भूमि पे लागू थी, 19%। रटवा दे रहा हूँ, फिर से याद कीजिए, कितने % भूमि पे, 19% भूमि पे। कितना रखना था, 10/11 भाग सरकार के पास रखना था, 1/11 भाग खुद के पास रखना था। इससे रिलेटेड कानून क्या था, सूर्यास्त कानून। अगर भैया तुम मतलब सूर्यास्त से पहले एक दिन निर्धारित होता था, उससे पहले अगर ला के नहीं दोगे वो लगान तो आपकी जमींदारी जो है वो नीलाम हो जाएगी। किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने लागू किया था, 1793 में लागू किया था। कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पहला हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दूसरी व्यवस्था लाई इन्होंने, हाल्ट मैकेंजी द्वारा, महालवाड़ी व्यवस्था।
इसमें क्या रहता था, महाल मतलब गांव हो गया, उसका जो मुखिया होता था या लंबरदार उसको कहते थे, उसको दे दिया गया था। जैसे वहाँ जमींदारों को दिया गया था पूरा राजस्व वसूलना, यहाँ उनको दे दिया गया लंबरदार, जाओ भैया तुम जो है राजस्व वगैरह जो वसूलना है वो वसूल के लेके आओ। इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि एक तो ये कहाँ कहाँ लागू थी, तो यूपी, एमपी और आपके पंजाब में, ये 3 जगहों पे लागू थी। किसने लागू की थी, हार्ट मैकेंजी ने लागू की थी। 1833 के आसपास ये लागू की गई थी। और इसमें ये था कि ये पूछता है कभी कभी क्या इसमें लगान दर फिक्स थी कि नहीं, तो नहीं, इसमें लगान दर फिक्स नहीं थी, इसमें लगान दर बढ़ती घटती रहती थी। और इसमें जो है जो लगान वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी वो गांव के मुखिया को दी गई थी। वो क्या करता था, गांव जो ज़मीन रहती थी उसको गांव के आपस में लोगों को बांट दिया, सब लोग अपना काम किए, अपना जो लगान उनका था वो जाके मुखिया को दे दिया, मुखिया गया सरकार को दे दिया। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन बचते हैं, कहाँ कहाँ लागू किया गया था, यूपी, एमपी, पंजाब में लागू किया गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कितने परसेंट भूमि पे, 30%। और क्या ये फिक्स था, तो नहीं भैया ये फिक्स नहीं था, इसमें बढ़ता रहता था। ठीक है, तीसरा जो भूमि व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो रीड द्वारा तमिलनाडु के 12 महल में। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कहाँ लागू की गई थी सबसे पहले, तो रीड द्वारा तमिलनाडु के 12 महल में लागू की गई थी। उसके बाद फिर टॉमस मुंडो द्वारा मद्रास में, विनगेट द्वारा मुंबई में लागू की गई थी। इसमें भी यही था कि इसमें भी फिक्स नहीं रहता था, इसमें बढ़ता था, और सबसे ज़्यादा परसेंट भूमि पे ये लागू की गई थी। अब एक क्वेश्चन उठता है, मान लीजिए आपको उसमें क्या नाम है, थोड़े से बड़े एग्जाम जो यूपीपीसीएस या असर्शन रीजन कारण में दे सकते हैं कि वहाँ क्यों नहीं लागू किया गया दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे जो है दक्षिण भारत में जो है वो ये लोग जमींदारी व्यवस्था से परिचित नहीं थे, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा और स्थायी बंदोबस्त में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार वगैरह भी हो गया था। तो वो लोग ऐसा चाहते थे कि और प्रशासन का जो है जनता से संपर्क एकदम समाप्त हो चुका था इसमें। वो चाह रहे थे कि थोड़ा हमारा जनता से जो है मेल मिलाप बढ़े। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या थी, प्रशासन और जनता का डायरेक्ट संबंध हो गया, वो जाके अपना जो है लगान जाके उनको दे आती थी प्रशासक के जो अधिकारी रहते थे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा खास परिवर्तन नहीं हुआ। अब वहाँ जमींदार का रूप किसने ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब वो बड़ा जमींदार हो गया, शोषण का काम इनका भी है, इनका भी काम वही कि भैया ज़्यादा ज़्यादा लगान लो, ज़्यादा ज़्यादा शोषण करो, अपना मुनाफा देखो, बाकी जाए भाड़ में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये भी हो गया। तो आपकी ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कितने परसेंट भूमि पे लागू थी, 19% भूमि पर लागू थी। 10/11 खुद सरकार को देना रहता था, 1/11 खुद रखना रहता था। कहाँ कहाँ लागू थी, आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस का भी क्षेत्र था उसमें लागू थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। दूसरा आता है हार्ट मैकेंजी द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था, यूपी, एमपी, पंजाब में लागू की गई थी, और इसमें जो लगान दर थी वो फिक्स नहीं थी। तीसरा आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये आपके सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तमिलनाडु के 12 महल में लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपके टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में लागू की गई थी, विनगेट द्वारा मुंबई में लागू की गई थी। इसमें क्या रहता था कि जो वो है क्या नाम है अधिकारियों और ईस्ट इंडिया कंपनी और जो जनता है, कृषक हैं, उनके बीच डायरेक्ट संबंध होता था। ये आपस में अपना ज़मीन वो किए, लगान गए, उनको दे के चले आए। ये सारी इसमें व्यवस्था थी। इसके अलावा 3 और प्रथा थी। एक थी तिनकठिया प्रथा, एक थी ददनी प्रथा, एक थी कौमियाटी प्रथा। इसके बारे में जान लेते हैं। तिनकठिया तो सभी ने सुना होगा। चंपारण में ये व्यवस्था लागू थी, मतलब कई जगह लागू थी। चंपारण में इसलिए याद है क्योंकि उसी से जहाँ पे गांधी जी अपना पहली बार आंदोलन करने के लिए गए थे। उसमें क्या रहता था कि 3/20 भाग पर किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था। ये ब्रिटिश व्यापारी आते थे, किसानों से अपना एक समझौता कर लिए कि भैया हम आपके वो नील की खेती कीजिए, उसके बदले में आपको नगद पैसा देंगे, लेकिन आपको अपने खेती के 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। तो क्वेश्चन क्या उठता है कि तिनकठिया प्रथा कहाँ फेमस थी, तो एक तो चंपारण में। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछता है कि कितने बड़े भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य रहता था, तो 3/20 भाग पर। ददनी प्रथा क्या थी, इसमें क्या होता था, जो ब्रिटिश व्यापारी आए, यहाँ के व्यापारियों से मिले या शिल्पियों से मिले या जो भी मतलब उस समय जो कुटीर उद्योग वगैरह करते थे, उनको अग्रिम पेशगी दे देते थे, पैसा दे दिए, एडवांस दे दिए कि भैया हमें ये चीज़ चाहिए। तो ये प्रथा रहती थी उसमें। एक थी कौमियाटी प्रथा। कौमियाटी में क्या रहता था कि जैसे कुर्मी जाति के जो लोग थे बिहार और उड़ीसा के, उन्होंने महाजन उस समय जो रहते थे, उस समय महाजन, अब वो पुरानी पिक्चरें देखे होंगे कि उसमें जो है अपना खेत वगैरह गए ऋण लिए, और ऋण नहीं दे पाए तो अपना पूरा का पूरा जीवन भर उसी पे खेती अपना किए करे पड़े हैं। तो कई इसमें प्रेमचंद के उपन्यास वगैरह में आप देखेंगे इस प्रथा के बारे में दिखाया गया है। तो कौमियाटी प्रथा यही थी कि बिहार और उड़ीसा के कुर्मी जाति के लोग महाजनों द्वारा ऋण
न चुका पाने या उसका ब्याज न देने पाने के कारण जीवन भर उनके यहाँ फ्री में काम किया करते थे या खेती किया करते थे, जो मजदूरी किया करते थे, कुछ भी करते थे। तो आपकी 3 प्रथाएँ और हो गई, 3 कठिया प्रथा हो गई, ददनी प्रथा हो गई और कोमयाटी प्रथा हो गई। 3 कठिया में क्या हो गया, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ददनी प्रथा क्या हो गई कि आपको जो ब्रिटिश व्यापारी आते थे वो यहाँ के कुटीर उद्योग या जो भी करते थे व्यापारी रहते थे उनको अग्रिम पेशगी देते थे। कोमयाटी में आपको कुर्मी जाति के लोग, बिहार और उड़ीसा वालों को ज़िंदगी भर ऋण के बदले में खेती करनी पड़ती थी। एक और आता है कि ब्रिटिश के जो है अर्थव्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, औद्योगिक उपनिवेशवाद और वित्तीय उपनिवेशवाद। इन तीनों में क्या-क्या है, इनका काल कभी कभी पूछ सकता है, हो सकता है एग्ज़ाम में। अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग कोई भी ऐसा मतलब संभावना नहीं छोड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो वाणिज्यिक उपनिवेश में क्या था, ये 1757 से लेकर 1813 तक चला था। मतलब उस समय इनका मेन उद्देश्य क्या रहता था, पैसा लेके आओ, यहाँ से व्यापार करो और जाओ। वाणिज्यिक मतलब क्या हो गया, व्यापार और वाणिज्य करने तक ही ये सीमित थे। उसमें ये लोग यहाँ से फिर 1757 के बाद प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर ये लोग यहीं से भू राजस्व वसूलते थे, यहीं से सामान लेते थे और उसको ब्रिटेन भेज देते थे। तो वाणिज्य वाले में क्या हो जाएगा, मतलब मेन उसका रिलेटेड था आपका व्यापार से। फिर आ जाता है औद्योगिक उपनिवेशवाद, तो 1813 से लेकर 1858 तक चला। इसमें कई उद्योगों की स्थापना, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता और ये सब आपके कुल्टी उद्योग और लौह इस्पात उद्योग कुल्टी में, जूट उद्योग, ये सब हुआ। रेलवे की स्थापना उसी में हुई। रेलवे की स्थापना का मेन इनका क्या पर्पज़ था कि एक तो इनकी जो है पहुँच गाँवों तक बन जाए। अगर कोई विद्रोह वगैरह उसी समय हुआ था आपका, तो आपका सेना का तुरंत पहुँच वो हर जगह पहुँच बना दे, संचार व्यवस्था इनकी तगड़ी हो, ये सब इनका मेन पर्पज़ था। तो औद्योगिक उपनिवेशवाद में क्या हो जाएगा कि मेन इनका जो मोटो था वो ये था कि आपका उद्योगों के द्वारा यहाँ का आर्थिक शोषण किया जाए। फिर आता है वित्तीय उपनिवेशवाद। वित्तीय जैसे आजकल की बैंकिंग है गए, बैंकिंग सेवा हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, और ब्याज पत्र हो गया, बॉन्ड पेपर हो गया, वो सब उस समय मतलब उनके जो अर्थव्यवस्था का आधार थे वो ये सब थे वित्तीय उपनिवेशवाद के। तो 3 आपके हो गए, 1757 से लेकर 1813, 1813 से लेकर 1858, 1858 से लेकर जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ। तो 3 भागों में इनके ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लेके बांट देते हैं। ये कभी कभी अभी यूपी पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था 2018 वाले में कि जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था थी उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो यही 3 मैं आपको थोड़ा सा उसमें, अब मेंस में थोड़ा और आपको 4-5 टॉपिक उस पर लिखने रहेंगे। जो उस समय जैसे बॉन्ड पत्र वगैरह जारी किए गए थे, जो जितने भी रेलवे में जिन लोगों ने निवेश किया था उस समय, जो ब्रिटिश के लोगों थे, तो उनको लाभ पत्र देने के लिए ये सब चालू किए गए थे। तो ये सब चीज़ें आपके आएंगी, लेकिन आपको प्री में बस आपको ये याद रखना है, इनका सन याद रखना है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आर्थिक समृद्धि क्या होती है कि ये केवल, जैसे अभी आगे हम लोग जीडीपी जीएनपी पढ़ेंगे, आप लोग सुने भी होंगे, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक विकास, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है। आर्थिक समृद्धि क्या है, जैसे कि हमारा जो देश का जीडीपी बढ़ रहा है, जीएनपी बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, लेकिन लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी गरीब बने हुए हैं, उनको कोई भी सुख सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, स्वास्थ्य स्तर इसी तरह बेकार बना हुआ है, शिक्षा नहीं मिल रही है। तो इसको आर्थिक समृद्धि का मतलब केवल तथ्यों से है, मतलब परिणाम से है, गुणात्मक नहीं है। और आर्थिक विकास क्या है कि आर्थिक समृद्धि प्लस लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है, शिक्षा में भी सुधार हो रहा है, बेसिक नीड्स भी उनको मिल रही हैं। तो मेनली दोनों में अंतर क्या है, आपको आर्थिक समृद्धि क्या पूछ क्या सकता है। आर्थिक समृद्धि क्या है आपका, ये परिमाणात्मक है। आर्थिक विकास का है, ये गुणात्मक है। आर्थिक समृद्धि जो है वो वस्तुनिष्ठ है और आर्थिक विकास क्या है, व्यक्तिनिष्ठ। अब एक बार क्लियरली इसको समझ लीजिए। मतलब आपके जैसे देश की जीडीपी जो है वो बढ़ गई है, 500 रुपये हो गई है। अब 2010 में 500 थी, 2011 में 700 रुपये हो गई, ठीक है। अब जो देश की जीडीपी में योगदान कौन कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं। 10 लोग मान लीजिए 50-50 रुपया कमा रहे थे, उनका जो है वो बढ़ गया। और अब 2011 में क्या हुआ कि उसी 10 लोगों में से कुछ लोग 80 रुपया कमाने लगे, कुछ लोग 100 रुपया कमाने लगे, कुछ लोग अभी भी 50 रुपया कमा रहे हैं। तो उनके जीवन में तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन जो 50 से 80 हो गया उनका जीवन अच्छा खुशहाली से बीत रहा है। तो लेकिन जो नीचे वाले तबके हैं जिनका 50 है, तो उनको तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो वो अपने ही स्तर पर रहे। तो इससे जो है देश की जो मेन आपको मतलब जानकारी होनी चाहिए कि देश का आखिर क्या हो रहा है, उनको बेसिक नीड्स, उनकी शिक्षा व्यवस्था ये सब मिल पा रही है कि नहीं, वो जानकारी आपकी आर्थिक समृद्धि से नहीं हो पा रही है। तो मेन आपकी जानकारी किससे हो पा रही है, आर्थिक विकास से। आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि भी है, प्लस आपको शिक्षा, आपकी बेसिक नीड्स, स्वास्थ्य, आपको मतलब सामाजिक सहायता, ये सब सारी चीज़ें उसमें मिल रही हैं। तो मेन दोनों में कॉन्सेप्ट यही पूछता है कि कौन सा परिमाणात्मक है, तो आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक है। कौन व्यक्तिनिष्ठ है, तो आर्थिक विकास जो है वो व्यक्तिनिष्ठ है। और जो है वस्तुनिष्ठ जो है आपका आर्थिक समृद्धि है।
2 क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। आर्थिक समृद्धि में मतलब आर्थिक समृद्धि की माप कैसे होती है, तो ये जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, इन सबसे रिलेटेड होता है। तो आर्थिक समृद्धि को प्रति व्यक्ति आय से भी आपको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि आर्थिक समृद्धि कैसे मापते हैं, तो ये शायद आईएएस में पूछा हुआ था। तो प्रति व्यक्ति आय से ही आर्थिक समृद्धि को मापते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आपके छोटे छोटे जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इसको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगले सेक्शन में हम लोग फिर मिलेंगे इसी मतलब कोई और टॉपिक लेके, ठीक है। थैंक यू।